नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम फिर आपके लिए एक और शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो कि वीडियो, बीपीडीओ, पुलिस कांस्टेबल, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, ईआरओ सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आज का। निम्न कुमाऊनी शब्दावली को सुमेलित निम्न कुमाऊनी जो शब्दावली है, इनमें क्या सुमेलित नहीं है। इसमें बताना था कि निम्न कुमाऊनी शब्दावली में सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? ये हिंदी शब्दावली दे रखी है यहाँ से, और यहाँ से कुमाऊनी शब्दावली दे रखी है। तो कुमाऊनी में मुर्गा को क्या बोलते हैं? कुकड़ू, सही बात है। और उल्लू को क्या बोलते हैं? गुगू, ये भी सही बात है। और तोता को क्या बोलते हैं? सुआ। लेकिन जो ईख है, इसको जो है कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? ईख को कुमाऊनी में अगर बोलेंगे ईख को कुमाऊनी में क्या कहते हैं, तब आंसर होता है हमारे पास क्या? रिखू। और इस ईख को अगर गढ़वाली में बोलेंगे तो इस गढ़वाली में इसको क्या बोलेंगे? लिखू। और उसके अलावा इस ईख को भोटिया जनजाति के जो लोग हैं, ये क्या बोलते हैं? यखू बोलते हैं। तो भोटिया जनजाति के लोग ईख को यखू बोलते हैं, गढ़वाली में ईख को लिखू बोलते हैं, और कुमाऊनी में ईख को रिखू बोलते हैं। तो यहाँ पर ईख के सामने यखू दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था? रिखू होना चाहिए था। तो इसलिए डी की तरफ जो भी अभ्यर्थी हैं, ये आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस विकल्प या शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हो रखा है? ये देखो, अनु प्लस भाव अनुभाव, अनु प्लस ईक्षणे अनुवीक्षणे, और अनु प्लस भाव बराबर अनुभव। तो इसमें भी हो रखा है, इसमें भी हो रखा है, इसमें भी। अनु प्लस भाव निकलेगा, अनु प्लस ईक्षणे अलग होगा, अनु निकल जाएगा, अनु भाव निकल जाएगा, अनु निकल जाएगा। लेकिन जो ये अनु है, यहाँ पर अगर होता अनुदान तो अनु ठीक था, दान भी ठीक था, तब ठीक था। लेकिन ये दात जो शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है जी, ये दात, अनु निकालने के बाद दात का कोई मतलब नहीं बच रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं माना जाएगा। हमारा ए आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, स्योपा को खाई जोड़ को डरो लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बड़ों का डर, किसी की बात न मानना, अपने आप को सर्वोच्च समझना, और डी है बड़ी घटना के बाद चतुर होना। यानी स्योपक खाई जोड़ को डरो लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी जब स्योपक को खाई मतलब जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद कोई भी व्यक्ति है वो छोटी घटना के लिए भी जो है बड़ा चतुर हो जाता है। ठीक है जी, तो ये डी वाला जो विकल्प है, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तीसरे का डी की तरफ जाएंगे। चौथा देखो, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तृष्ण, तृष्धन्ना बराबर तृष्णा, व्यंजन संधि है। ठीक है जी, व्यंजन संधि लगता है। णा के बाद कहीं भी सा आता है तो ना हो जाता है, तृष्णा। निर्गुण, ठीक है जी, ये भी सही है, ये भी सही है। नौध्वनिक नाविक, ये भी सही है। यशा, यहाँ पर क्या होना था? यशा होना था, यशाधन दा, तब विसर्ग का जो है ओ बन जाता। तो डी की तरफ जाएंगे। डी विकल्प जिन्होंने किया है, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि सही क्या होना था? यशाधन दा बराबर यशोदा, इसलिए डी आंसर होगा। चौथा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? कौन सा कथन असंगत है? आप देखो कौन सा कथन। टोपी का अर्थ डिगुआ होता है। टोपी का अर्थ क्या होता है? डिगुआ, ठीक है जी। और कुर्ता का अर्थ होता है झगा, ये भी सही बात है। और दही का अर्थ जमी दूध, ये भी सही बात है। और मक्खन का अर्थ क्या होता है? तोता, नौण। मक्खन का अर्थ क्या होगा? नौण होगा। मक्खन अर्थ क्या होगा? नौण। तो ये डी वाला जो विकल्प है, ये हमारा गलत माना जाएगा, असंगत माना जाएगा, क्योंकि मक्खन का मतलब जो है नौण नहीं होता है, बल्कि या तो कहीं चौपड़ लिखा होगा या फिर कहीं चौपड़ लिखा होगा।
चौपड़। तो डी की तरफ जाएंगे हम, आगे बढ़ेंगे। छठा प्रश्न, इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? मिलिंद, अली, परावत, अर्धवीर। तो मिलिंद का पर्यायवाची भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जो ये परावत है ये कबूतर का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कबूतर का। तो जो बी की तरफ होंगे ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठे का हमारा क्या हो जाएगा? बी, परावत। सातवां प्रश्न देखना, अमावस की अंधेरी रात, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अमावस की जो अंधेरी रात होती है उसके लिए एक शब्द इनमें से क्या आएगा? ठीक है जी। देखो, निशीथ ये अर्धरात्रि का समय होता है, जो आधी रात का समय होता है, अर्धरात्रि का जो समय होता है उसको अर्धरात्रि बोलते हैं। राका, रजनी, ये सब रात के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। और जो कुह है इसका मतलब होता है अमावस की आधी रात। तो हमारा डी की तरफ जो भी अभ्यर्थी होंगे ये हमारा सही आंसर होगा, यानी सातवां का डी विकल्प बिल्कुल उचित है। अमावस की अंधेरी रात के लिए एक शब्द क्या है? कुह शब्द है। आगे बढ़ेंगे। आठवां प्रश्न ये रहा, इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है। अब विलोम गलत बताना है। कृत्रिम का दे रखा है प्राकृत, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। हमें क्या चाहिए? गलत चाहिए। अनग का सनग, भाई अनग का ये हमारा जो है गलत हो जाएगा, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर अग का होना चाहिए था। अग का अनग या अनग का अग, ठीक है जी। और अगी होता तो अगी का निरग हो जाता। तो यहाँ पर हमारा बी की तरफ जो जाएंगे ये हमारा गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ सनग नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए? अग होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? घर के आसपास का छोटा खेत, इसको क्या बोलते हैं? सगवाड़ा। इसको क्या बोलेंगे? सगवाड़ा। घर के आसपास का जो छोटा खेत होता है इसको सगवाड़ा बोलते हैं, ये बात सही है। गेहूं की कच्ची भुनी हुई बालियां, जैसे होता ना गेहूं जब कच्चा रहता है तो उसकी जो बालियां हैं उसको भूनते हैं, और उस भुनी हुई बालियों को उमी के रूप में हम खाते हैं, उमी बोलते हैं उसको। और खेत का जो किनारा होता है उसको छोड़ बोलते हैं। और झरना का अर्थ की यहाँ क्या दे रखा? गदरू या गधेरू, ये गलत होना चाहिए था। ठीक है जी। ये गधेरू, गदरू या गधेरू, गदरू गाढ़ गधेरू तो अलग चीज है। झरना का मतलब देखो आप, झरना को जो है कल भी पिछले वाले जो प्रैक्टिस पेपर था उसमें भी कुछ इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न बना हुआ था। तो झरना को जो है गढ़वाली में बोलते हैं छिड़ू, गढ़वाली में बोलते हैं छिड़ू, और कुमाऊनी में बोलते हैं इसको छोड़ू। क्या बोलते हैं? कुमाऊनी में क्या बोलेंगे? इसको छोड़ू। तो कुमाऊनी में छोड़ू बोलेंगे और गढ़वाली में छिड़ू बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा वो डी वाला रहेगा। डी की तरफ जो भी अभ्यर्थी हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न देखो, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। कौन सी रचना इनमें से ऐसी है जो महादेवी वर्मा की नहीं है? देखो जरा, ये रहा श्रृंखला की कड़ियां, क्या ये महादेवी वर्मा की रचना है? अतीत के चलचित्र, साहित्य का श्रेय और प्रेय, स्मृति की रेखा। भाई श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा का निबंध है, अतीत का चलचित्र भी महादेवी वर्मा का है, और स्मृति की रेखा क्या नहीं है? ये वाला नहीं है। तो इसलिए सी की तरफ जो भी अभ्यर्थी हैं आपका जवाब सही होगा। 10वां का सी विकल्प, साहित्य का श्रेय और प्रिय जो है किसकी रचना है? ये जैनेन्द्र कुमार की है। किसकी है? ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सिद्ध है? देखो जरा ध्यान से पढ़िए जरा, ऐसे प्रश्न गलत ज्यादा होते हैं। एक जैसे दिखते हैं, एक बकरी, दो भेड़ तथा कई गाय चर रही थी। एक बकरी, दो भेड़ तथा कई गाय चर रही थी। एक बकरी, दो भेड़े तथा कई गाय चर रही थी। कई गाय चर रही थी। ठीक है जी। यहाँ भेड़ है और यहाँ भेड़े है, अंतर यह है। एक बकरी, दो भेड़े तथा कई गाय चर रही थी, यहाँ बिंदी नहीं है, यहाँ बिंदी है। ठीक है। और एक बकरी, दो भेड़े तथा कई गायें, यहाँ गाय था, यहाँ गायें चर रही थी। तो हमेशा जो बहुवचन में जब आता है तो पहली बात तो है कि इसमें बहुवचन में थी नहीं होता, थी होता है। और यहाँ पर बकरी, एक बकरी है, एक बकरी है, तो एक बकरी मतलब एक वचन में लिखा हुआ है।
भेड़ें एक से ज्यादा है तो ये बहुवचन में लिखा हो 2 भेड़ें, और कई गायें हैं तो गायें भी बहुवचन में लिखा हुआ है, और ये थी भी बहुवचन में लिखा हुआ है, इसलिए डी विकल्प हमारा सही आंसर होगा। तो 11वां का जो अभ्यर्थी डी करे हैं बिल्कुल सही है। आगे देखो 12वां प्रश्न, निम्न दिए गए विकल्पों में से जिस वाक्य में दही का लिंग निर्णय होता है वह है। दही का लिंग निर्णय, दही का लिंग निर्णय करना है। दही किस प्रकार का लिंग निर्णय? क्या दही खट्टी है? क्या ये सही बात है? मैं दही खाती हूँ, क्या ये सही बात है? दही खट्टा है या मैं दही खाता हूँ, क्या सही बात है? दही का लिंग निर्णय करने के लिए इनमें सबसे उचित कौन सा है? जो सी की तरफ जाएंगे ये जवाब बिल्कुल सही माना जाएगा। दही खट्टी नहीं होती, दही क्या बोलते हैं? दही खट्टा है। दही जो है स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि क्या है? पुल्लिंग है। आगे देखो 13वां प्रश्न, बिच्छू घास जिसको हम कंडाली बोलते हैं, या इसको जो है एक शब्द कुस्का, एक शब्द इसके लिए और आता है जिसे बोलते हैं कुस्का। क्या बोलेंगे? कुस्का। तो बिच्छू घास बोलो, कंडाली बोलो या कुस्का बोलो, कुस्का किस नाम से जाना जाता है? इनका एक और नाम क्या है? कंडाली बिच्छू घास का एक अन्य नाम क्या है? कंडाली, बिच्छू घास, कुस्का, एक और नाम इनमें से कौन सा? पिनालू, गेठी, तरुण। तो इनमें आंसर क्या होगा? सिसोण। सिसोण नाम से ही पता लग रहा है बिच्छू घास कंडाली है ना? जब जब कंडाली लगती है तो सिसोण बजती है ना? तो सिसोण इसका सही आंसर होगा। पिनालू जो है हमारी अरबी है, जो अरबी बोलते हैं या पिनालू बोलते हैं जिसको, ये पिनालू हो गया। आगे देखो जरा 14वां प्रश्न, गढ़वाली निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? ठीक है जी, इसमें ये होना था निम्नलिखित, इसमें गढ़वाली नहीं होना था, ये अनावश्यक छप गया यहाँ से, इसको आप कट करेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? एक तरु छाया है, एक तरु छाया है, एक तरु छाया, 4 प्रकार से लिखा हुआ है। तो सी की तरफ जो भी अभ्यर्थी है ये सही आंसर होगा। और अब 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है? उमाशंकर जोशी, मनु भंडारी, वासुदेव सिंह और शेखर जोशी। तो इनमें से उत्तराखंड का कौन सा है? ये डी वाला विकल्प शेखर जोशी। ये अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं। अल्मोड़ा में ओलगिया गांव पड़ता है जहां पर 1932 में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 16वां प्रश्न ये रहा, ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है? क्या प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य हो, विभाववाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या इच्छावाचक? ईश्वर तुम्हें सफलता दे ये किस प्रकार का वाक्य है? तो डी वाला उचित होगा, इच्छावाचक है ना? ईश्वर तुम्हें सफलता दे, अगर कोई अगर ऐसा बोलता है तो अपनी इच्छा से बोलता हो, किसी दबाव में आकर के थोड़ी बोलता हो, है ना? भगवान आपको लंबी उम्र दे, तो ये उसकी इच्छा है, इच्छा जाहिर कर रहा है। तो जहाँ पर अपनी इच्छा जाहिर की जाती है वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। और ईश्वर तुम्हें सफलता दे ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इच्छावाचक। आगे देखो 17वां प्रश्न, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार में, किस अलंकार का लक्षण है? ठीक है जी, यानी जहाँ पर कारण नहीं है, जहाँ पर साधन नहीं है और फिर भी काम हो रहा है, फिर भी काम हो रहा है। जैसे बोलेंगे कई बार आता है यहाँ पर, एक उदाहरण बड़ा फेमस है इसका, कर बिनु करम करे विधि नाना, बिनु पद बिनु पद चले, बिनु पद चले सुने बिनु कान, बिनु पद चले, बिनु पद चले सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, करे विधि नाना। ये वाला एग्जाम्पल जो है, अगर कहीं पर विभावना अलंकार आता है, आंसर इसका विभावना अलंकार है, और जहां पर विभावना अलंकार आता है अक्सर ये वाला एग्जाम्पल आप ध्यान में रखना, इस वाले एग्जाम्पल को, वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम्पल है। विभावना अलंकार अगर पूछता है तो अक्सर 90% चांस है कि यही वाला एग्जाम्पल मिलता है। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, मतलब यहाँ पर कारण क्या अभाव है, कारण नहीं है, यानी साधन नहीं है, बिना साधन के यहाँ पर कार्य हो रहा है। कैसे? बिनु पद चले, बिना पैर के चलने का काम हो रहा है। सुने बिनु काना, बिना कान के सुनने का काम हो रहा है। कर बिनु करम, मतलब कर नहीं है, हाथ नहीं है, उसके बाद भी काम हो रहा है, और अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं
विधि प्रकार यानी नाना प्रकार के काम किए जा रहे हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल याद रखना आप कि जहां पर साधन नहीं है यानी कारण के अभाव में भी कार्य का वर्णन है, कार्य हो रहा है, तो वहां पर विभावना अलंकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न ये रहा, निम्न में बंदर का समानार्थक शब्द नहीं है। तो बंदर का समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है भाई? बानर भी है, बांदरो भी है, बानर भी है, बांदरो भी है, बांदर भी है ना? कौन नहीं है? बंदर वालो। बंदर वालो होते हैं जो बंदर को हटाने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? बंदर वालो आ गया, बंदर वालो आ गया। तो बंदर वालो है कि जो बंदरों को हटाता है, फसल या खेतों में जब बंदर पड़ते हैं तो उनको हटाने वाले व्यक्ति को बंदर वालो बोलते हैं। बाकी ये सारे बात। 19वां देखो, ऊना की खातिर भेड़ ली, विले दमादम कपास, विले दमादम कपास खाई। ठीक है जी, कपास खाई, कपास खाई, विने दमादम कपास खाई नामक कुमाऊनी का सही अर्थ चुनिए। ठीक है जी, ऊना की खातिर मतलब भले के लिए, फायदे के लिए तो है, भीड़ लाई तो लाभ का कार्य करना था, लेकिन लाभ के कार्य में क्या हो गया? हानि हो गया। बी वाले विकल्प तरफ जाएंगे हम। ऊना की खातिर भेड़ ले आई और उन्होंने जो है उन्होंने खुद ही ऊन खा ली, तो लाभ कार्य में जो है क्या हो गया? हानि हो गया। ये सही आंसर होगा। 20वां देखो, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? जौनसारी में शेरशाह का अर्थ संधि है। दूसरा है जौनसारी में पायतों का अर्थ दहेज है। और अगला है जौनसारी में जोजोल्टी का अर्थ दुल्हन है। सभी कथन सत्य है। कौन सा सही आंसर होगा? इसमें बताना कि असत्य कथन कौन सा है। तो देखो भाई, जोजोल्टी दुल्हन को बोलते हैं। ठीक है जी, ये सही बात है। जौनसारी में दुल्हन को जोजोल्टी बोलते हैं और पाइतो दहेज को बोलते हैं, ये भी सही है। एक पाइता है, पाइता जौनसारी लोग दशहरा को बोलते हैं, पाइता या आठू। लेकिन जो पाइतो है ये थोड़ा अलग है। इस पाइतो का मतलब क्या है? दहेज है। दोनों अलग अलग बातें हैं। और जौनसारी में शेरशाह का जो अर्थ है वो समझे नहीं होता है। शेरशाह का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? ससुर होता है। जौनसारी में शेरशाह किसको बोलते हैं? ससुर को। तो इसलिए डी ए की तरफ यहां पर बताना था असत्य। तो असत्य कौन सा है? ए वाला विकल्प असत्य है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमारे ये 20 प्रश्न हिंदी के हो गए और अब इसके बाद आप उत्तराखंड के प्रश्न देखेंगे। चलिए, चलिए उत्तराखंड का सेशन शुरू करते हैं। और उत्तराखंड का जो हमारा आज का पहला प्रश्न है और आज के पेपर का 21वां प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बागेश्वर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22वां। इसमें से आपको असत्य कथन का चयन करना है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, सही है। अशोक कांत सरन उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, ये भी सही है। उत्तराखंड में कुल 95 ब्लॉक, विकासखंड और 110 तहसीलें, ये भी आपका सही हो जाएगा। और उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा उर्दू ना होकर के आप सभी को मालूम है कि संस्कृत हो जाएगी। चलिए अगला, तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा, जो गलत कथन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां है। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो कत्यूरी काल में जो प्रभावतार थे वो भूमि की नाप छाप करने वाले अधिकारी होते थे, ऑप्शन नंबर डी। तो वहीं कृषि से संबंधित जो अधिकारी थे वो होते थे क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल। ठीक है, और एक और अधिकारी जिसका नाम है उपचारिक, उपचारिक एक और अधिकारी है उपचारिक, या इसी को कहते थे पट्टकोषचारिक। ये भू अभिलेख, भू अभिलेखों से संबंधित जो है अधिकारी होते थे। ठीक है, तो भूमि की नाप करने वाला अधिकारी प्रभावतार था, ऑप्शन नंबर डी। कृषि से संबंधित अधिकारी आपका क्षेत्रपाल था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गरुड़ ज्ञानचंद प्रथम चंद शासक था जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी, ये आपका सही हो जाएगा। 1540 में के ताम्रपत्र में ज्ञानचंद ने स्वयं को, तो 1540 तो इनका काल ही नहीं था, तो ये आपका जो है असत्य कथन हो जाएगा, तो आंसर आपका यही सही हो जाएगा। ज्ञानचंद को प्रथम ज्ञानचंद और गुरु ज्ञानचंद भी कहा जाता है, ये भी सही है। और इनका जो है, इनको गरुड़ की उपाधि दी थी, और फिरोज शाह के दरबार में, दिल्ली दरबार में जाने वाले ये पहले चंदवंशीय राजा भी हो जाएंगे। इनके एक सेनापति थे जिनका नाम था नीलू कठैत, और इसी नीलू कठैत को इन्होंने जो है एक उपाधि दी थी। तो नीलू कठैत जो इनके प्रसिद्ध सेनापति थे, इनको इन्होंने कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी। और इसी के समय जो है एक जस्सा कमलेखी भी एक व्यक्ति था जिनकी कहानी और नीलू कठैत की कहानी इसी काल की मानी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां। कसार देवी मंदिर परिसर में स्त्री सन्यासियों हेतु गठित मठ जिसकी यात्रा 1898 में स्वामी विवेकानंद ने करी थी, तो आंसर हो जाएगा आपका शारदा मठ। क्वेश्चन नंबर 26वां। राज्यपाल द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10%। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टिहरी राजा ने खैराती अस्पताल का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था महाराजा प्रताप शाह के द्वारा जो है टिहरी गढ़वाल में खैराती अस्पताल की स्थापना जो है यहाँ पर करवाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28वां। किस परमार शासक की अष्टकोणीय रजत मुद्रा प्राप्त होती है? तो यह आपका जो हो जाएगा महाराजा फतेह शाह, इनकी अष्टकोणीय मुद्रा प्राप्त होती है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा झील में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कभी बंद नहीं हुआ? तो अल्मोड़ा झील में कभी भी जो है महात्मा गांधी नहीं रहे, बाकी जवाहरलाल नेहरू, सीमांत गांधी और आचार्य नरेंद्र देव, ये तीनों इस झील में बंद रहे थे। तो अधोलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना बद्रीदत्त जोशी जी के द्वारा की गई थी, कथन आपका गलत हो जाएगा। तो ये जो है प्रेम विद्यालय की स्थापना वाला गलत हो जाएगा। खद्दर आश्रम, गोविंद बल्लभ पंत, बागेश्वर में सेवा आश्रम, देवकी नंदन पांडे और जैती में श्री राम सिंह धोनी के द्वारा जो है, जो धोनी आश्रम है वो दुर्गा दत्त शास्त्री के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो वहीं प्रेम विद्यालय की जो स्थापना की थी वो की थी भगीरथ पांडे, और इन्होंने जो है ये स्थापना की थी जो है प्रेम विद्यालय की। इसके लिए, इस प्रकार के लिए इनको जो है सलाह जो दी थी वो दी थी गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के कहने पर जो है इन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की थी। गांधीवाद फैलाने के लिए, देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये विद्यालय हुआ करता था। अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला जो शासक था वो था आपका मानसा, और मानसा ने जो है तिब्बत के जो शासक थे, तिब्बत में दापा, यहाँ के शासक जो थे जिनका नाम है काकवा मोर, इसको पराजित किया और काकवा मोर के साथ संधि की, और इस संधि के साथ सवा शेर स्वर्ण और चौसिया मेड़ू जो है इन्होंने देना स्वीकार किया, और साथ ही साथ इनके साथ ये संधि की गई कि ये कभी दोबारा जो है गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, तो तिब्बत के राजा दापा के शासक काकवा मोर पर जो है मानसा के द्वारा जो है आक्रमण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32वां। कौन सा दून क्षेत्र नैनीताल जिले में स्थित है? तो एक तो नैनीताल जिले में आपका कोटा दून है, और एक आपका जो है पाटली दून है। चौखम दून आपका जो है पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए और सी।
अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड मिनरल्स एंड रिफैक्ट्रीज, ये स्थित है आपके हल्द्वानी में, उत्तराखंड मिनरल्स एंड रिफैक्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 34, जौनसारी जनजाति से संबंधित कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता? तो आपका आंसर हो जाएगा बुलाक, ये कहाँ पहना जाता है? नाक में। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली जो फसलें हैं उनका घटता क्रम जो है, यानी कि सबसे ज्यादा गेहूं, गेहूं के बाद जो है चावल, ए सी, और उसके बाद जो है आपका, उसके बाद आपका मंडवा, और फिर आपका गन्ना। ठीक है, तो गेहूं, गेहूं के बाद चावल, गेहूं। अच्छा, ये लास्ट टाइम पे मैंने आपको 30% बताया था, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा उत्तराखंड का जो आर्थिक सर्वे है उसके अनुसार जो है गेहूँ 29% भाग पर बोया जाता है, तो वही चावल जो है वो 26% भाग पर है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार जो है 30% ना दे करके 29% देगा, क्योंकि अमूमन जो है 30% ही सभी लोग पढ़ रहे हैं कि परीक्षावाणी के अकॉर्डिंग जो है 29% दिया गया, लेकिन एक्चुअल में जो है वो 29% है ना, क्योंकि जो हमारा आर्थिक सर्वे है जो सरकार है ना जिसको खुद जारी करता है, तो वो 29% है, तो गेहूं जो है 29% पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36वां, पौड़ी गढ़वाल जनपद में से कौन सा, निम्न में से कौन सा पशु बलि मेला है? तो वो है आपका बुखाल मेला। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37वां, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जहाँ मोटेश्वर तथा उज्जैन नामक किलों की प्राप्ति है, ये किले हमें मिलते हैं, इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपके कासेपुर में। क्वेश्चन नंबर 37वें का ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपके पास कुछ लोग दिए गए और उनका फील्ड दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो है ब्रिजनंदन का संबंध कृषि विज्ञान से है, दीवान सिंह इनका संबंध आपके जो है, इनका संबंध हो जाएगा आपके औषधि विज्ञान से, ये हो जाएगा 4, नीलांबर पंत अंतरिक्ष विज्ञान 3, और कृष्ण जोशी 2, तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39वां, उत्तराखंड राज्य में मृदा स्वास्थ्य योजना, इसका शुभारंभ किया था 5 दिसंबर 2018 से। चलिए अगला क्वेश्चन, लस्तर नहर 1970 में बनी थी और ये आपके राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 41वां, उत्तराखंड में जो सिंचाई के साधन हैं, सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है नलकूप से 70%, फिर नहर से 20% के आसपास। ठीक है, तो 2 1, उसके बाद जो है कुएं से होती है आपके 5, और अन्य साधनों से, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 3 2 3, नलकूप से 70% 2 हो जाएगा, नहर से 20%, कुएं से 4%, ये हो जाएगा 2 3 4, और अन्य साधनों से 5, 2 3 4 1, 2 3 4 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42वां है, उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? मुखिया सेवक संवाद योजना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43वां, मझेड़ा ताम्रपत्र का संबंध जो है वो है आपके राजा ज्ञानचंद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44वां, तो ये दो आपकी नदियाँ भिलंगना और भिलंगना की मेदगंगा दूधगंगा हो जाएगी, लक्ष्मण गंगा हेमगंगा अलकनंदा की हो जाएगी, शिया गंगा तो है आपके भागीरथी की तो है, लेकिन बाल गंगा आपकी जो है ये हो जाएगी आपकी भिलंगना की। ठीक है, तो आपका आंसर जो है सी हो जाएगा, क्योंकि बिरम और बिनो पश्चिमी रामगंगा की है। चलिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 45वां है। अब इसमें जो है आपको इनका क्रम लगाना है, तो इसका जो है सबसे पहले आसन ही है, फिर झिलमिली है, फिर पवालगढ़, फिर नैना देवी, तो आंसर हो जाएगा ABCD। क्वेश्चन नंबर 46वां, यौधेय राजवंश के संबंध में क्या सही नहीं है? यौधेय राजवंश के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका जो है मुख्यतः सहारनपुर हरियाणा के थे, ये भी सही है। कालों को डांडा, जौनसार, मोरध्वज पर इनका अधिकार हुआ, ये भी सही है। और इन्होंने जो है तराई क्षेत्र पर ये भी आपका गलत हो जाएगा, और पुष्यभूति ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका A और B ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47वां, निम्नलिखित में से कुछ किसने उत्तराखंड पर राज नहीं किया? तो लगभग इसका भी, इनका भी रहा, कनिष्क भी रहा, पौरव भी रहा, समुद्रगुप्त भी रहा, तो यहाँ पर जो है चंदेल का शासन नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 48वें का आपका कथन ए है, उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं, आपका सही हो जाएगा। शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है, ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49वां है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा आपका इसमें जो है सही है। ठीक है, तो उत्तराखंड में आने वाली पहली थी कोल, ये भी आपका सही है। पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोलों को मुंड या सबर कहा गया, ये भी सही है। कोलों में नाग एवं लिंग पूजा का प्रावधान था, ये भी सही है। कुमार कुमारी प्रथा कोलों में प्रचलित थी, ये भी सही है। शिव प्रसाद डबराल ने कोलों को भारत हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जनजाति माना, ये भी आपका सही हो जाएगा। और नेपाल में कोलीय गणतंत्र था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपके सभी कथन जो है इसमें सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, बताना है कि कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो आपके पांडुकेश्वर से भी हुए हैं, कंडारा से भी हुए हैं, चंपावत से भी हुए हैं, और बैजनाथ से भी हुए हैं। तो सभी आपका जो है ABCD सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा कुमाऊनी भाषा में ऋग्वेद का पहला ऋग्वेद का पहला ग्रंथ लिखा गया है? कुमाऊनी भाषा में इसका अनुवाद किया गया, और इसका पहला ग्रंथ मतलब इसका जो है पहला खंड लिखा गया है, तो ये मोहन चंद्र जोशी आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये भी। उत्तर भारत की पहली गोंद प्रजाति की नर्सरी स्थापित की जा रही है, तो ये आपके लाल कुआं में स्थापित की जा रही है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं इससे पहले भी। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप के विकास के लिए किस राज्य के साथ जो है हस्ताक्षर किया है? MOU, मेमोरेंडम ऑफ, ये हस्ताक्षर हुआ है गुजरात के साथ। क्वेश्चन नंबर 54वां हो जाएगा, हाल ही में हाउस ऑफ हिमालयाज का स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाउस ऑफ हिमालयाज जो है ये आपके उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्टों के लिए ये हाउस ऑफ हिमालयाज एक स्कीम जो है ये मोदी जी ने ही लॉन्च की थी उस टाइम पे। तो इसका जो पहला स्टोर खोला गया वो खोला गया आपके देहरादून में। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55वां, राज्य का पहला साइकेड गार्डन की स्थापना की जा रही है, तो राज्य का जो पहला साइकेड गार्डन जो स्थापित किया जा रहा है वो किया जा रहा है हल्द्वानी में। राज्य में ई-रूपी प्रणाली की शुरुआत जो है कब की गई? तो हाल ही में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं धामी जी, उन्होंने हाल ही में जो है ई-रूपी प्रणाली शुरू की है, और इसके ई-रूपी प्रणाली के तहत जो है डायरेक्ट जो है बैंकों जो पैसा है वो उसका जो है जब भुगतान किया जाएगा तो उसके लिए QR कोड या फिर मैसेज के थ्रू जो है किसानों को प्राप्त हो जाएगा, जिससे जो है थोड़ा बहुत जो है भ्रष्टाचार पे बिल्कुल लगाम लगने के लिए सहायक हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 मई 2025। क्वेश्चन नंबर 57वां है, खैर खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है? खैर जो है ये कत्था बनाने में भी प्रयोग, कत्था है ना, कत्थे जो प्राप्ति है वो इसी खैर, तो ये होता है आपके गर्मी वाले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय वन, जो आपके मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ ये मिलता है। आपके उत्तराखंड में किस स्थान पर आपदा प्रबंधन हेतु डॉपलर रडार बनाने की घोषणा की गई है? तो 3 क्षेत्र तो पहले से ही थे, और 3 और हो गए, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चमोली। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करिए कि पहले के क्षेत्र कौन से हैं।
क्वेश्चन नंबर 59वां है हिमालय प्रहरी सम्मान। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पहले इससे प्रश्न आ चुका है, जब पहले में ये मिला था। तो ये आपके स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी और आपका दीक्षा बिष्ट को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60वां और उत्तराखंड का आज का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हिमालय गौरव सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया। और ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी पहले भी पूछे गए हैं। तो आपका जो है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नेगी को मिला है, डीके राणा को भी मिला है और अजीत कुमार नेगी को भी मिला है। तो इन्हीं सबको ही मिला है, तो आंसर आपका हो जाएगा दिनेश चंद्र जोशी, इनको नहीं मिला है। ठीक, तो ये आपके जो है उत्तराखंड के क्वेश्चन थे। आगे आपके जीएस के क्वेश्चन दूसरे सर लेके आएंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो आज जो सैटरडे का पेपर था उसका हम आज अब देखने वाले हैं रीजनिंग और कौन सा जीएस का हिस्सा देखेंगे। ठीक है, तो 61वां क्वेश्चन है हमारे पास। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, या आपके पास चकमा समस्या से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास क्या, बी, निर्वाचन सुधारों से संबंधित थी कौन, दिनेश गोस्वामी समिति। इसी समिति ने आपके पास क्या कहा था कि जो आपके पास कौन है निर्वाचन आयोग है, इसे बहुसदस्यीय आयोग बना देना चाहिए। तो ऐसा किसने कहा था आपके पास है, दिनेश गोस्वामी समिति। अगला क्वेश्चन है, मांग का नियम क्या बताता है। जब कीमतें बढ़ती है तो मांग घट जाती है, जब कीमतें बढ़ती है तो मांग बढ़ जाती है, जब कीमतें और मांग हमेशा समान दिशा में चलते हैं और कीमतें और मांग एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं। नहीं, कीमतें हमेशा जब बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। सामान्य सी बात है आपके पास। तो जब आपके पास क्या होती है, कीमतें बढ़ती है तो मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। लोगों की खपत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि सामान्य तौर पर महंगाई नजर आने लगती है। अगला, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षण या सुरक्षा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312। तो यह उल्लेख आपके पास किसमें मिलेगा, आर्टिकल 311 में देखने को मिलेगा, जहां उन्हें संवैधानिक रूप से सुरक्षा दिए जाने का उल्लेख किया गया। अगला, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, मतलब किसके लिए, एक सलाहकारी निकाय है, एक सलाहकार समिति है, समन्वय और पर्यवेक्षी आपके पास प्राधिकारी है, प्रशासनिक प्राधिकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये एक तरीके से क्या होती है, प्रशासनिक प्राधिकारी या प्राधिकरण भी कह सकते हो आप इसको, प्राधिकारी के रूप में क्या करती है, हमेशा कार्य करती है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत की मध्य कड़ी का काम करती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन, बेरोजगारी का स्तर, एक फार्म का उत्पादन निर्णय, मुद्रास्फीति का अध्ययन। तो अब सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होगा, उदाहरण क्या होगा। जब कोई फार्म आपके पास क्या कर दे, प्रोडक्शन का निर्णय ले ले, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, आपके पास सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, सी वाला। ठीक, अगला है, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी आपके पास सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेश के कारण प्रस्तुत किया जाता है। मतलब क्या कारण है कि इनको इसमें रखा जाता है, तो चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण क्या ऐसा है, यह अनुच्छेद 112 और 110 के अकॉर्डिंग है, ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 113 में ऐसा उल्लेख किया गया। इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, मतलब ये जो ऊपर के तीन कथन गलत है, डी वाला इसका सही है कि क्या है जी, राजकोष का उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण वित्त मंत्री उस प्रारूप के साथ उस बृहद आर्थिक रूपरेखा को भी क्या करते हैं, उसके साथ चस्पा कर देते हैं, उसको रखते हैं। ऐसा कब लिखा गया था, 2003। अगला, सूची ए को सूची बी से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों में से सही कोट का निर्णय लीजिए। ठीक, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और शंकराचार्य की पूछा गया कि इनमें से कौन सा वाद किसके द्वारा दिया गया है। तो ध्यान रखना
कि आपके पास अगर आप में से किसी को जानकारी है, ठीक आंसर पता है, तो फटाफट सब कमेंट्स करके उत्तर दे सकते हैं कि कौन सा वाद किसने दे रखा है आपके पास है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा वाला होने वाला है जी, सी वाला होगा। सी वाला होने का मतलब क्या है, शंकराचार्य जी ने दिया क्या, अद्वैतवाद। ठीक, तो डी का क्या हो जाएगा, चौथा आपके पास है। पहले का दूसरा, यानी कि जो वल्लभाचार्य उन्होंने क्या दिया, पुष्टि मार्ग दिया है। और जो बी का है उसका क्या है जी, तीसरा, माधवाचार्य ने क्या दिया है, द्वैतवाद दिया है। और जो रामानुज है वो उन्होंने क्या दिया है, विशिष्टा द्वैतवाद की व्याख्या की है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, हिंदी के लिहाज से भी होता है और जीएस या जीके में भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, बिल्कुल ठीक बात है, 1764 में हुआ था। लॉर्ड हेल्डिंग आंगल, जो आपके पास नेपाल युद्ध, बिल्कुल ठीक है, 1814 में जो प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली, जो आंगुल चौथा आंगुल मैसूर युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही बात है, आपके पास है, इसमें ये भी इंक्लूड था। लॉर्ड कार्नवालिस, तृतीय आंगल मराठा युद्ध, नहीं, इस समय कार्नवालिस से क्या नहीं थे आपके पास से, गवर्नर जनरल। कार्नवालिस तो 1793 में आपके पास क्या थे, गवर्नर जनरल थे आपके पास है, तो ये उस समय नहीं था। और जबकि आंगल जो आपके मराठा युद्ध है 1813 से प्रारंभ हुआ है आपके पास है, तो ये आंसर डी वाला हो जाएगा। इस समय कौन गवर्नर जनरल नहीं थे, लॉर्ड कार्नवालिस गवर्नर जनरल नहीं थे। अगला, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्यतः उसका उद्देश्य क्या, खिलाफत की पुनः स्थापना के लिए, ये बिल्कुल ठीक है। खिलाफत को हटाने के लिए गलत है। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, ये ठीक है। कांग्रेस ने जिन्ना को हंसी पर लगाने के लिए, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 में मुख्यतः तत्वों को सम्मिलित है। एक, संघ का प्रावधान है, बिल्कुल ठीक है। प्रांतों को स्वायत्ता, ये भी ठीक है। प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना, द्विशासन तो प्रांतों में था ही आपके पास, कब, 1935 में। उसको आपके पास केंद्र में लाया गया, उसको लगाना था 1935 में। और केंद्रीय विधिकार को संप्रभुता प्रदान करना नहीं, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं गया था आपके पास। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्र टैगोर की नहीं है। चित्रलेखा, चित्रा इनकी है। कपाल कुंडला, ये इनकी नहीं है। द कोर्ट, आंसर ये है। चित्रांगदा, ये भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जी वाला, को आपके पास कपाल कुंडला इनकी कीर्ति नहीं है। ठीक, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, बिल्कुल नहीं। इब्राहिम लोदी पानीपत के कौन से प्रथम युद्ध में समाप्त हो गया था। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, नहीं, ये चौथे आंगल मैसूर युद्ध में हुआ। प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, बिल्कुल सही बात है, ये वाला ठीक। अगला, सूची को सूची वे से सम्मिलित कीजिए। यहाँ कथन और कोड दिए गए हैं आपके पास, ठीक है ना। जैसे एक कथन है कि राजा राम मोहन राय ने इनमें से कौन सा कथन दिया, केशव चंद्र सेन ने कौन सा दिया है, दयानंद सरस्वती कौश ने दिया है, रामकृष्ण परमहंस ने कौन सा दिया होगा। तो ध्यान रखना, रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु हुआ करते थे, स्वामी विवेकानंद जी के आपके पास, ठीक है। दयानंद सरस्वती जो आर्य समाजी हुआ करते थे। राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन, ये दोनों के दोनों क्या हुआ करते थे, ब्रह्म समाजी हुआ करते थे, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है आपके पास है कि राजा राम मोहन राय ने इनमें से कौन सा कथन दिया है। तो राजा राम मोहन राय ने इनमें से जो कथन दे रखा है आपके पास है, वो हो जाएगा पहले का चौथा, यहाँ कि हिंदू धर्म का सुप्तम रूप उपनिषदों में निहित है, ऐसा लिखा गया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि इस पर जोर दिया जाए कि ईश्वर तक पहुंचने के कोई मार्ग हो सकते हैं, ये आपके पास रामकृष्ण परमहंस ने दे रखा है। ये हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की, ये किसने कहा है, दयानंद सरस्वती ने। और केशव चंद्र सेन ने यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व का धर्म बनाना चाहिए, ये किसका कथन है जी, केशव चंद्र सेन का। तो केशव चंद्र सेन का क्या है जी, आपके पास ए का हो जाएगा पहला, ए का हो जाएगा क्या, चौथा, बी का हो जाएगा क्या, पहला, सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा तीसरा। तो ये वाला इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगला, सूची ए को सूची बी से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर के सूचियों के नीचे दिए गए कोड को चुनिए। उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति, पतझड़ वनस्पति।
आपको ये क्या दर्शाना है कि शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाती है, पतझड़ वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो आप में से अगर किसी को है पता तो जल्दी से वो कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर ठीक होने वाला है और कौन सा आंसर गलत हो जाएगा आपके पास। तो जल्दी से आंसर दीजिए आपके पास है। ठीक, तो जो उष्णकटिबंधीय वन है ये साइलेंट वैली यानी कि जो कौन सा वाला हिस्सा आपके पास है, जो केरल वाला हिस्सा है उसमें आपके पास। ठीक, शंकु जो वृक्ष है ये एचपी में पाए जाते हैं, एचपी वाले क्षेत्र में, ठंडे वाले हिस्से में। जो कच्छ वनस्पति है ये आपके पास सुंदरवन की जो आपके पास है ना कच्छ वनस्पति, तो कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाएगी जी, सुंदरवन वाले हिस्से में पाई जाएगी। और जो पतझड़ वन है ये कहाँ पाए जाएंगे, राजस्थान वाले में जाए। 4 2 1 3, 4 2 1 3 ये इसका आंसर होगा। ठीक, अगला अगला नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक वाक्य को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए, प्रायद्वीप भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। बिल्कुल सही बात है। प्रायद्वीप क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों कथन सही हैं। आप एक ही व्याख्या करता है, बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों ठीक स्टेटमेंट है आपके पास। अगला, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है, सरकारी व्यय और कराधान से, आपके पास ब्याज दरों से, धन की आपूर्ति से। सरकारी राजकोषीय नीति किसका संबंध होगा कि व्यय और कराधान क्या होने वाले आपके पास, आय और व्यय आपके पास कैसे आएंगे, आय आएगा टैक्स से, व्यय होगा खर्चा आपके पास, उसी को हम क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। अगला, सूची एक को सूची में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कथन को टिक कीजिए। अब ये क्या है कि पश्चिमी घाट पर जो हमारे फायर एग्रीकल्चर होती है उसको क्या नाम दिया जाता है आपके पास। ठीक है, तो देखो पश्चिमी घाट है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, उत्तर पूर्वी भारत है, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ है। और आप जानते हैं पूर्वोत्तर भारत में से झूम कहा जाता है। अगर एक भी आंसर आपको याद है तो सी का तीसरा, अब जहाँ का सी का तीसरा होगा इसका मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और एक ही बचा आंसर आपके पास है सी का तीसरा वाला। सी का तीसरा, तो यहाँ दूसरा है और यहाँ सी का तीसरा है, और यहाँ आपके पास बी है, यहाँ भी आपके पास से क्या है जी, तो पहला वाला ही हो जाना चाहिए आपके पास से। तो देखो क्या पूर्वोत्तर भारत में से झूम खेती कहा जाता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाली जो हिस्सेदारी आपके पास से है इसे यहाँ क्या कहा जाता है जी, आपके पास ये वाला जो आपके पास है इसे कहा जाएगा चौथे, डी का क्या हो जाएगा, चौथा आपके पास जो आपके पास डी है इसका आंसर होना चाहिए आपके पास क्या, राजस्थान का, राजस्थान जो आपके पास है तो राजस्थान में इसमें कुमारी कहा जाता है, तो दूसरे का क्या हो जाना चाहिए आपके पास, बी का चौथा हो जाना चाहिए आपके पास। और ये गड़बड़ हो रहा है, ये क्वेश्चन सीक्वेंसेस का गड़बड़ हो रहा है, दरअसल ये आगे पीछे छप गया आपके पास। ठीक है ना, पूर्वोत्तर भारत में तो इसे क्या कहा जाएगा आपके पास से, पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि कहा जाता है। मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा आपके पास से है तो इसमें क्या कहा जाएगा जी, इसको किसके सीक्वेंसिंग ठीक बैठा है या नहीं बैठा हुआ आपके पास से, सीक्वेंसिंग ऑप्शन ठीक, ओके ठीक है। देखो ध्यान रखेंगे पूर्वोत्तर भारत में से क्या कहा जाता है, झूम कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में से वाल्तरे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में इसे जो कहा जाएगा आपके पास है वो डाहिया कहा जाएगा, और पश्चिमी घाट पर इसे क्या कहा जाएगा, कुमारी कहा जाएगा आपके पास है। ठीक है ना, तो आपके पास इस तरीके से आंसर बनेगा कौन सा वाला, ए वाला। ठीक, अगला, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, एक और स्थान का नाम है और दूसरा उसका क्षेत्र है। लिखा हुआ है अमगुरी पेट्रोलियम क्षेत्र असम में, ये ठीक है। ठीक, लांसगढ़ बॉक्साइड आपके पास है, ये भी ठीक है। कामटी तांबा नहीं, कामटी तांबा कोयले के क्षेत्र है, कहाँ, महाराष्ट्र में। बेलारी लोहा इस्पात के लिए कर्नाटक में फेमस है, इसलिए आज का आंसर क्या हो जाने वाला, ये मैच नहीं करता।
अगला, अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी? तो आज होगा खंबात की खाड़ी। सब भारत में सबसे ज्यादा ज्वार आता है वो खंबात की खाड़ी में ही आता है। अगला, आपके पास भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, ये आंसर हो जाएगा इसका। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। अगला, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है, तो सम्मिलित शहर आपके पास कौन है? आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। अगला, विकासशील अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो अभी अभी औद्योगिक हो रही हो, उसे ही हम क्या कह सकते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब जहां अभी भी क्या हुए, उद्योग लगे हो, डेवलप हो रहा हो, वैसी स्थिति को हम कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर पूर्वी रेलवे जोन, बिल्कुल ठीक है। पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन भुवनेश्वर में नहीं है, यह कोलकाता में। तो ये वाला, बाकी सारे सेम है। कंप्यूटर में F1 F12 तक की कुंजी को क्या कहते हैं? ये फंक्शन कुंजी कहलाती है आपके पास। कैसे कहलाती है? फंक्शन कुंजियां कहलाती है। अगला, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ABC, एनालिटिकल इंजन, NE1? तो आंसर होगा NE1। ये आपके पास क्या था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये जो था, ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो हुआ था आपके पास 1992 में रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में, उसमें ही इसको निर्धारित किया गया। मौद्रिक नीति किससे संबंधित है? सरकारी व्यय और कराधान से, ब्याज दरों से। तो मौद्रिक नीति ब्याज दरों, ये RBI निर्धारित करती है मौद्रिक नीति, तो ये ब्याज दरों से संबंधित है। अगला, अर्थव्यवस्था में अवसर लागत का क्या अर्थ है? वह लागत जो अपने पहले की खर्च कर दी है, वह लागत जो किसी अन्य विकल्प को चुनने के कारण खो जाती है, यही आपके पास क्या कहलाती है? अवसर लागत कहलाती है। अगला, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य है कि वे निम्न में से किसको संसद के पटल पर रखें? संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, बिल्कुल ठीक है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं, ये तो लोकसभा अध्यक्ष पे जाता है। नियंत्रक महालेखा के प्रतिवेदन को, रेस को, ठीक। तो सी वाला आंसर ठीक है। अगला है, अजमेर में स्थित 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर कौन सा सांस्कृतिक नाटक उत्कीर्ण है? तो वो आपके पास है जी, कौन है? हरिकेली, जो विग्रहराज चतुर्थ का है, उनके नाटकों का उल्लेख किया गया। अब क्वेश्चन था इसमें, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपके पास, है कि अप्रैल, जुलाई, मई और दिसंबर में डिफरेंट मंथ कौन सा है, अलग कौन सा है? तो आंसर होना चाहिए इसमें कौन सा वाला? ए अप्रैल, क्योंकि ये 31 को जाता है, ये भी 31 को जाता है, और ये भी 31 को जाता है। तो जुलाई 31 जाता है, जून 30 को जाएगा आपके पास से, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास से क्या होने वाला है जी? आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? अप्रैल आंसर हो जाएगा। अप्रैल किस को जाता है? 30 को, ठीक। अगला, यदि श्रृंखला के द्वितीय अर्धांश को प्रथम अर्धांश से पहले रख दिया जाए तो नई श्रृंखला में, मतलब कुल मिलाकर के क्या हो जाए? पहला अर्धांश रख दिया जाए, यानी कि नीचे से उठा करके उसको रख दिया जाए। ऐसा लिख सकते हैं आप सीधे, ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, है ना? इसको उठा करके इसके पहले रख दिया जाए, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आपके पास से। तो क्या परिवर्तन होगा? तो अब देखो जरा आपके पास है, तो क्या होगा जी आपके पास? तो उल्टा लिखा जाए कुल मिलाकर के आपके पास, है ना? तो ऐसा हो जाएगा जी आपके पास क्या?
NOPQRSTUVWXYZ। और इधर से आ जाएगा आपके पास ABCDEFGHIJKLM। और आप कह रहा हो कि आप इसमें बता रहे हैं कि दाहिने से 20वां, दाहिना इधर ही होता है आपके पास, है ना। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो टी होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं। अगला, यदि किसी कूट भाषा में स्ट्रॉन्ग को ऐसा लिखा जाता है तो उसी में क्या लिखा जाए। अब कुछ भी नहीं कर रखा उसने, लेटर आगे पीछे कर दिया उसने, अगर आप ठीक तरीके से देख पा रहे। उसने पहले ओ लिखा, फिर आर लिखा, फिर टी लिखा, फिर एन लिखा, फिर आपके पास एस लिखा और लास्ट में जी लिख दिया। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। तो पहले उसने क्या किया है जी, आपके पास से देखोगे तो 1 2 3 4, चौथा वाला पहला लिख दिया। तो चौथा वाला 1 2 3 4, तो पहले आपके पास क्या आ गया जी, पहला आ गया। चौथा क्या आ गया जी, तीसरा पहला आ गया। तीसरा क्या आ गया, पहला। तो तीसरा कौन है, ये। फिर चौथा उसने दूसरा लिख दिया। चौथा उसने क्या लिख दिया, दूसरा लिख दिया। फिर दूसरा उसने तीसरा लिख दिया। फिर उसने दूसरा जो उसने आपके पास है वो क्या लिख दिया जी, तीसरा लिख दिया, ठीक। और फिर उसने लास्ट, सेकंड लास्ट का आपके पास क्या कर दिया, चौथा लिख दिया सेकंड लास्ट का। तो सेकंड लास्ट का ये वाला लिख दिया उसने, ठीक। उसके बाद उसने क्या लिख दिया जी, आपके पास से लास्ट का एस, तो ये वाला एन इधर लिख दिया और ये सीक्वेंस बन गया आपके पास, ठीक। एक आदमी के मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो अब ऐसा आपके पास एक है, बना दो आपके पास, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है, इधर है। अब वो कह रहा है कि वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 45 दक्षिणावर्त का मतलब यहाँ तक गया ऐसे में, ठीक। फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि इसके विपरीत डायरेक्शन में आ गया यहाँ तक आपके पास है। उसके बाद 270 आपके पास कहाँ घूमता है जी, वामावर्त, यानी कि ऐसे में घूम गया वापस। फिर यहाँ से घूमकर यहाँ जाएगा 180 और 90 और जाएगा आपके पास से, तो 45 है और 45 ये, तो 90 यहाँ तक पहुंच जाएगा, ये वाला हिस्सा। तो आपके पास ये 45 था, यहाँ से यहाँ तक 180 था, और यहाँ से घूम करके यहाँ तक आएगा ये 270 है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, ये आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 1998 को मनाया गया कौन सा दिन में था। अब इसमें थोड़ा सा आपको बहुत सारी चीजें ठीक ज्ञान होनी चाहिए। इसमें करते क्या है कि एक कोड आता है आपके पास है, अगर आपको किसी को ध्यान है तो आप लिख सकते हो इसको। कैसे लिखा जाता है आपके पास क्या, 144 025 036 146, ये मंथ के कोड होते हैं आपके पास, ठीक है। तो इसमें से होता है क्या है कि डेट को लिखना पड़ता है। ये 15 हो गया, अगस्त का कोड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितना हो गया 3, ठीक। 1900 का कोड लिखते नहीं है, 98 के लास्ट के 2 के अंक 98 ही हो गए आपके पास। इसे लीप ईयर निकालने के लिए इसमें 4 का भाग दिया जाता है आपके पास। तो 4 का भाग अगर इसमें दोगे तो भागफल हम देखते हैं कि भागफल कितना आएगा। 4 का देंगे, 4 दूना 8, बच कितना आ गया 1, वो 18, 4 चौको कितना हो गया 16, तो कितना आ गया 24। इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे यदि आप लोग, तो जोड़ करके क्या आने वाला है आपके पास, 5 और 3 8, और 8 कितना 16, 16 और 4 कितना 20, कैरी कितनी होगी 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 9 14, 140, 140 में भाग देंगे 7 का, तो 7 दूना कितना हो गया 14, शेषफल आया 0। अगर शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब उस दिन शनिवार था, उस दिन क्या था, शनिवार था। और 1 आया तो रविवार, 2 आया तो सोमवार, 3 मंगल, 4 बुध, ऐसे करते करते अगर 0 इसकी वैल्यू आ जाती है तो आपके पास इसका मतलब इस दिन क्या था, शनिवार था। क्या था जी, शनिवार था। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, ये वेन आरेख का है कि विधुर पुरुष और धूम्रपान। अब आपको ये समझना है विधुर किसे कहते हैं। वह पुरुष जिसकी स्त्री एक्सपायर हो गई हो उसे विधुर कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात ये है। तो अब देखिए जरा, तो सबसे भीतर को आएगा आपके पास क्या, विधुर, और उसके बाद क्या आएगा, पुरुष।
तो अगर हम पढ़ेंगे ऐसे, सभी विदुर पुरुष होते हैं, बिल्कुल सही बात है, पुरुष ही विदुर होते हैं, और आपके पास जितने विदुर हो सारे के सारे पुरुष हुए होंगे। और इसको अगर बाहर से अंदर के पढ़ेंगे तो कुछ पुरुष विदुर होते हैं, ये ठीक हो गया। और धूम्र आपके पास, और जो पुरुष हैं धूम्रपान के शौकीन है, तो पुरुष किसके शौकीन है जी? धूम्रपान के शौकीन आपके पास है। क्लियर? अब इसको ऐसा दर्शाया जाएगा, क्यों? क्योंकि जो धूम्रपान करते हैं वो पुरुष आपके पास होंगे, तो वो इसका मतलब जो पुरुष हैं वो विदुर भी हैं, और जो विदुर हैं वही तो आपके पास पुरुष कहलाएंगे आपके पास है। तो अगर धूम्रपान की हम बात करेंगे तो विदुर, कुछ विदुर धूम्रपान करेंगे और कुछ पुरुष आपके पास धूम्रपान करेंगे। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? चौथा वाला। अगला 4, 10, 20, 43, 90, 185 और 376 में ये ढूंढना था कि इनमें से गलत नंबर कौन सा आया है सीक्वेंसिंग में। तो इसका क्या था आपके पास है, इसका सीक्वेंस कैसा था कि 4 दूना 8 प्लस 1 9, 9 गुणा के 2 प्लस 2, 9 दूना 18, 18 और 2 कितना? 20। अब इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, 20 गुणा के 2 40 प्लस 3 43, फिर ये आगे हो गया 43 गुणा के कितना? 2 प्लस कितना? 4 90। तो इसमें सीक्वेंस कौन सा गलत आया? 10 वाला। इसके जगह क्या होना चाहिए था? 9। तो आंसर हो जाएगा आपके पास से ए वाला। बाकी ऐसे सीक्वेंस करते जाओगे आगे तो सारे ठीक हो जाएंगे आपके पास। अगला क्वेश्चन है कि ये आपके पास क्या था, मिसिंग नंबर का एक था कि 6, 5, 4, 120, 6, 7, 3, 126 ऐसे ऐसे। तो इसको सीक्वेंस कैसे था? ये आपस में गुणा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 4 पंजे 20, यानी कि 6 पंजे 30, 30 गुणा के 4 120। सेम बात है 7 6 का 42 और 42 गुणा के 3 126। और सेम यहाँ होगा आपके पास 8 पंजे 40, कितना और गुणा किया जाए कि 320 आए, तो 320 में किसका गुणा कर दो? आपके पास से 40 का, तो 0 से 0 कैंसिल, और आपके पास कितने बार? 8 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। अगला 5 व्यक्ति ABCD और A1 अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले के बाद में C, यहाँ पे C होना चाहिए था आपके पास, ये मिसिंग नंबर हो गया फिर से आपके पास। क्या होना चाहिए यहाँ पे? C। बाद में C ने अखबार पढ़ता है। क्या करता है? सबसे पहले पढ़ने वाले के बाद में C ने अखबार पढ़ा था, उसने वहां A से लिया था। E अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। B और A के बीच में 2 पाठक थे। उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा है। अब क्वेश्चन ठीक तरीके से एक पजल टाइप की क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ने वाले के बाद में C ने अखबार पढ़ा। कोई आपके पास जिसने सबसे पहले पढ़ा होगा, हमें नहीं पता वो कौन है, तो उसके बाद C ने अखबार पढ़ा। तो पहले नंबर पर कोई था, हमें नहीं पता, वो खाली छोड़ दो। दूसरे पर किसने पढ़ दिया? C ने अखबार पढ़ता है, अखबार पढ़ता। उसने वहां A से लिया था। अब ये कह रहा है आपके पास है कि सबसे पहले पढ़ने वाले के बाद में C ने अखबार पढ़ा तथा पढ़ा था, उसने वहां A से लिया था, यानी कि वो किसके बारे में कह रहा है? C ने किससे लिया है जी? आपके पास से A से लिया था। ए अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था, यानी कि ई पहला नहीं हो सकता, और अंत का मतलब टोटल मिला के कितने लोग हैं? 5, तो 5वां भी ई नहीं हो सकता है। ठीक। बी और ए के बीच में 2 पाठक हैं। किसमें जी? बी और ए के बीच में कितने पाठक हैं? 2। तो 1 2 3 और 1 कितना हो गया जी? 4। और किसके बीच में? जो बी और ए उसके बीच में 2 है, तो ए तो सबसे ऊपर आ गया, और अगर यहाँ पे बी बैठेगा तभी तो जाके इनके मध्य कितने लोग आएंगे? 2 लोग आएंगे। ठीक ठीक। बी और ए के बीच में 2 पाठक थे, तो उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए सबसे अंत में। सीधी सी बात है, ई अंत में नहीं आ सकता, तो ई आएगा यहाँ पर, बचा कौन? डी। डी आएगा यहाँ पर। तो सबसे अंत में किसने पढ़ा जी? डी। थैंक यू।